सीएम धामी ने मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय भारत सरकार के प्रतिनिधियों से की चर्चा। चंपावत जिले को आदर्श जिले के रूप में विकसित करने पर हुआ मंथन। कहा, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स देश के सभी पर्वतीय राज्यों और जिलों के लिए गाइडलाइन का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया दून हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों का जाना हाल चाल, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी ली जानकारी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया सितारगंज रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण। बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गर्मी बढ़ने के साथ ही लगने लगे जंगल। चंपावत में जंगल में लगी आग से वन संपदा को हुआ नुकसान। वन विभाग के कर्मी आग पर काबू पाने का कर रहे प्रयास। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब जनता के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। पीएम मोदी ने भारत के अंतिम गांव माना को भारत का प्रथम गांव बनाने का काम किया है। गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भारत सरकार ने 9 वर्ष में काम किया है। इस दौरान उन्होंने जनता से 2024 में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। हमने कोशिश करी है कि सितारगंज की जो जनता ने हम पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया, मुझ पर विश्वास जता के मुझको दूसरी बार यहाँ पे सेवा करने का मौका दिया, तो जो सोच विकास की हमारी थी, हमने लगभग 62 करोड़ की योजनाओं को धरातल पे इन 1 सालों में उतारने का काम किया है। उसके साथ साथ आपको मालूम है कि गरीब कल्याण अन्न योजना जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी अन्न योजना चलाई कोविड के दौरान, 80 करोड़ परिवारों को लगातार पिछले 2 साल से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड माननीय मोदी जी ने लॉन्च किया और पूरे विश्व का सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई गई, चाहे वो हमारे फल रेडी वालों के लिए हो, चाहे वो खोखा वालों के लिए हो, सबको 10-10 हज़ार से लेकर 30-30 हज़ार रुपये का ऋण दिया गया कोविड के टाइम पे, ताकि वो अपनी आजीविका चला सकें। सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों से उनकी समस्याएं सुनी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि रोडवेज बस अड्डे पर बसों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले ही विधानसभा आगमन पर रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण किया था, जिसमें काफी निराशाजनक रोडवेज बसों का आवागमन था। लेकिन अब रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया गया है, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। जोशीमठ में नगरीय क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता जागरूकता पखवाड़े के तहत ग्राम स्तरीय स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल्प घाटी की ग्राम पंचायत भेटा में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को सामूहिक भागीदारी के लिए शपथ दिलाई गई। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं में स्वच्छता के प्रति काफी संजीदगी देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर काफी उत्साह है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। काशीपुर के बाजपुर रोड पर अभी तक आरओबी का निर्माण नहीं हो पाया है। इस मामले में कलेक्टर ने भी एनएच से निर्माण कार्य की समय सीमा भी मांगी है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। 6 साल से इस आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ के व्यापारी भी आरओबी के निर्माण को लेकर परेशान हैं। उनका व्यापार भी चौपट हो गया है। इस आरओबी निर्माण के लिए अब 30 जून तक समय दिया गया है। आरओबी निर्माण जो है इसका जो है पिछले लगभग 5 साल हो गए और 5 साल में इसमें कुछ बाधाएं आई शुरू में, लेकिन उसके उपरांत लगातार ठेकेदार से बार बार बात करने पे और उसने बार बार समय दिया और बहुत बार हम लोगों ने उसे जो है वो प्रयास ये करा, दबाव भी बनाया उस पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जो उसने ये 30
गर्मी बढ़ने के साथ ही चंपावत जिले के जंगल एक बार फिर से धधकने लगे हैं। जिले में बारिश न होने और गर्मी बढ़ने से चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वन संपदा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि वन विभाग आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। वहीं जंगल में आग लगने से जंगली जानवर शहरी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं आग सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल तक पहुंच गई है। गनीमत रही कि आजकल स्कूलों में छुट्टी चल रही है, जिस कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई। कोटद्वार में अतिक्रमण का एक और मामला सामने आया, जहां एयरफोर्स में तैनात सैनिक की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने पक्का मकान बना लिया। पीड़ित सैनिक के भाई प्रदीप कोटनाला का कहना है कि हम दोनों भाई शहर के बाहर जॉब करते हैं। यह जमीन हमने 2015 में ली थी, जिसकी हमारे पास रजिस्ट्री भी है। इस जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने पक्का मकान बना लिया है। पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। ये ज़मीन हमने 2015 में ली थी, ये मेरे भाई के नाम पे है और ये अंकित कुमार बेबनी से ली थी हमने। और अभी इसमें दूसरा हम जॉब पे चले गए थे तो मकान बन गया है इसमें। कब से हम फॉलोअप ले रहे हैं, ये बेबनी जी से भी ले रहे हैं और इनसे भी बोल रहे हैं, ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं हमारा। और क्या कहते हैं, हर बार बोल रहे हैं कि प्लॉट चेंज कर देंगे। और अभी हमने इसकी शिकायत एसडीएम साहब से भी कर रखी है, उन्होंने इसका जांच के आदेश दे रखे हैं और भरोसा दिला रखा है कि इसके जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, लालपुर सुब्रमण्यम मामला संज्ञान में आया है। इसमें एक हर्षवर्धन पुत्र घनश्याम प्रसाद है, इनके भाई के द्वारा मुझे एक पत्र दिया गया है। इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति ने अपना मकान बना लिया है और उसके संबंध में उन्होंने अपने कागज प्रस्तुत किया है। इस संबंध में हमने तहसीलदार साहब को जाँच का आदेश दे दिया है और जाँच के पश्चात जो भी इसकी विधिक कार्रवाई होगी इसके बाद मैंने रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित दून हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि गढ़वाल परिक्षेत्र कार्यालय सरदार पटेल भवन के लोकार्पण के बाद सीएम धामी दून हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही मरीजों से मिलकर उनको मिलने वाली सुविधाओं को लेकर मरीजों से बातचीत भी की। मसूरी में लाइब्रेरी आईटीबीपी गेट के पास पर्यटकों की एक बस अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसमें चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बस से निकालकर उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बस ऋषिकेश से सवारियों को लेकर मसूरी आई थी और सवारियों को उतारने के बाद बस वापस जा रही थी कि अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया, जिस वजह से बस हादसे का शिकार हो गई। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। चंपावत में एसपी के दिशा निर्देश पर नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों और जीजीआईसी लोहाघाट की एनसीसी कैडेट्स के लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया और रैली निकाली। इस दौरान एसओ खत्री ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और लोगों को नशे से दूर रखना है। साथ ही कहा कि नशा समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे युवा पीढ़ी को बचाना है। रैली में लेफ्टिनेंट हेमंती भट्ट, कांस्टेबल अशोक पुरी, एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। अभियान है, ये पूरे इंडिया में चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत हम लोहाघाट में हमारी एनसीसी के कैडेट्स और सर हमने रैली निकाली हुई है। हमारे लोहाघाट के जो नशा करने वाले लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए कि हमारे यहाँ
एक जो अच्छी सीख होती है वो छोटी छोटी जगह से होती है। पहले गांव में सुधार करना पड़ता है, ब्लॉक में, ब्लॉक से प्रदेश से मिलकर बनता है देश। तो हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। इसलिए हमें जागरूकता अभियान चलाने होंगे जिससे कि हमारे लोहाघाट में सब जागरूक हो। इसी तरह दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट्स है, सारे लोग जागरूक होंगे तो हमारा इंडिया भी एक दिन अच्छा से जागरूक देश और विकसित देश बन जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान और नशा मुक्त देवभूमि अभियान के अंतर्गत जो है आज एनसीसी कैडेट्स के हमारी मदद से हमने यहाँ पे एक जागरूकता रैली का आयोजन किया है। और एक कोशिश है एनसीसी कैडेट्स के द्वारा, हमारे द्वारा समाज में जो नशे के प्रति हमें अवेयर करने की हमारी एक कोशिश है। हम चाह रहे हैं कि हमारा यूथ जो है नशे के चंगुल से बाहर आए और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी करे और हमारा अभियान ये आगे भी ऐसे ही जारी रहे। लोहाघाट के खेती खान बुंगा मारर में लोगों ने गांव की गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र के कुछ दबंगों ने गांव की गोचर भूमि पर कब्जा किया हुआ है। सड़क बनने की बात पर दबंग गाली गलौज करने पर उतारू हो जाते हैं। वहीं रोड न होने से ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी ने एकजुट होकर एसडीएम से जल्द अतिक्रमण हटाने के साथ ही सड़क निर्माण की मांग की। 8 साल पहले से हमारा जो गोचर है, सरकारी गोन है, उसको अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। हमारी मांग है कि उसको तुरंत प्रशासन से उसको हटाया जाए। तो महिलाएं हैं उग्र रूप धारण करके धराती हराती लेके रोड में आ जा रही है हमारा। तो इसलिए हमें प्रशासन, 2 लेडीज, दो पुलिस वाले अवश्य चाहिए। प्रशासन के साथ साथ हमें एसडीएम साहब से ये गुहार है कि हमें जेवीसी की स्वीकृति दी। देहरादून में केदारनाथ धाम मंदिर के स्वर्ण मंडित गर्भगृह पर सवाल उठ रहे हैं। मामला गर्भगृह में लगी सोने की प्लेटों को पीतल का बताने का है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक पुरोहित ने सोशल मीडिया पर सोने की प्लेटों को पीतल का बताया है, जिसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। अजेंद्र जय, अध्यक्ष बद्री केदार समिति उत्तराखंड, गणेश कोदियाल, पूर्व अध्यक्ष बद्री केदार मंदिर समिति। लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में ना ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और ना ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई, ना ही उनके द्वारा अपने नाम की अपेक्षा प्राप्त की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस सब के बावजूद सवाल उठाया गया कि सोने की जगह पीतल की परतें लगाई गई हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैं समझता हूं कि तब तक इस बात पर ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। कृपया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। हो सकता है कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको आप इस प्रदेश के राजनीति तक ही क्यों सीमित मानते हैं? वो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और जहाँ तक बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रश्न है, वो निश्चित रूप में व्यापक रूप में धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उस पर अगर कहीं किसी भी व्यक्ति के मन में शंका हुई है तो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं समझता हूँ इसको राजनीति से भी जोड़ना उचित नहीं है। उनको चिंता है कि यहाँ पर केदारनाथ में कम से कम ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी देहरादून में एक बार फिर डग्गा मार बसों की गुंडागर्दी चल पड़ी है। आईएसबीटी देहरादून से लेकर रिस्पना पुल तक इनके स्टैंड बन गए हैं। इनका सबसे बड़ा स्टैंड अजबपुर फ्लाईओवर के नीचे है। आजकल अजबपुर फ्लाईओवर के नीचे दर्जनों डग्गा मार बसें खड़ी रहती हैं। ये बसें उत्तराखंड रोडवेज को हर महीने लाखों का चूना लगाती हैं। इनकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। इस बार उत्तराखंड टैक्सी यूनियन ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टैक्सी यूनियन के लोगों का कहना है कि डग्गा मार बसों की वजह से उनका कारोबार चौपट हो रहा है। इन बसों की वजह से उनको बुकिंग नहीं मिलती, साथ ही उत्तराखंड रोडवेज को चपत लगती है। मेरी सरकार से या फिर लोकल जो अथॉरिटी है उसे एक ही अपील है कि ये जो टूरिस्ट का है हमारा जो चल रहा है, ये सब चीज़ है, इस सिस्टम से होना चाहिए। गवर्नमेंट का एक सिस्टम हो, स्टेप वाइज हो। यहाँ जगह जगह बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, लोकल पब्लिक को बड़ी परेशानी हो रही है। इसका प्लीज़ गवर्नमेंट संज्ञान ले और इसके अलावा मेरा कुछ कहना नहीं है। सबका बराबर चलना चाहिए। सब लोग अर्निंग के लिए आते हैं सर,
ठीक है, सबका भला होना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम से होना चाहिए उत्तराखंड गवर्नमेंट में। हमारे उत्तराखंड में डग्गा मारी चल रही है बहुत ज़्यादा। देखो नागालैंड और कानपुर इरा उरा हमारा नुकसान हो रहा है। हमारे पास कम से कम 500 गाड़ियाँ ऑल इंडिया परमिट गाड़ियाँ हैं और उत्तराखंड रोडवेज का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर डग्गा मारी चला रहा है, ना शासन ना प्रशासन, कोई इस पर सूद लेने वाला नहीं है। और जो है इसमें हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे ऑल इंडिया गाड़ी, हम सब बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, किस्त देनी बहुत मुश्किल हो गया गाड़ियों का, इसलिए ये डग्गा मार को रोक लगानी चाहिए। गर्मी आते ही पानी की परेशानी भी शुरू हो जाती है। ताजा मामला बागेश्वर जिले का है, जहां पानी की समस्या की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यालय के भतरौला, भट्टगांव, मजुआ खेत समेत कई क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। लोगों को पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिस वजह से लोग काफी आक्रोशित होकर जल संस्थान कार्यालय परिसर में विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया और आमरण अनशन करने की चेतावनी दी। पानी से हम परेशान हैं, नौले जा रहे हैं और नदी में जा रहे हैं, वहाँ से पानी ला रहे हैं। और आजकल बच्चे छुट्टियां में आ रहे हैं, पानी नहाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है। हमको जल्दी से पानी दीजिए। सभी लोग बहुत दूर दूर जा रहे हैं पानी लेने के लिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पानी कुछ जगह आ रहा है और खाली बहता हुआ पानी भी हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पानी बहना गलत है। वो अगर हमारे काम आ जाए या परिवारों के साथ, इतने सारे परिवार वहाँ पे रह रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो देखें। पहले भी बताया था, तब भी अधिकारियों ने यही कहा कि हम देखेंगे कि बताएंगे जल्दी, बट उसके बाद भी कोई वहाँ पे कोई देखने नहीं आया। 3 माह से यहाँ पानी की भारी दिक्कत चल रही है। कई बार प्लम्बर को बुलाने के बाद भी वो कहता है ये सारी गलती अधिकारियों की है। अधिकारियों के पास जाओ तो वो कहते हैं कोई वो हम जल्दी से जल्दी इस पर मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। 3 माह से हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये लोग कहते हैं पानी आ रहा है। कम से कम अधिकारियों को वहाँ आकर ये चीज देखनी चाहिए, हमारी मतलब ये समस्याओं का हल करना चाहिए। नहीं ये समस्याओं का हल होगी तो हम इन्हीं के कार्यालय में अमरण अनशन पर बैठेंगे। राज्य सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने जा रही है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं सभी को पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता कानून जल्द लागू होगा। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। कांग्रेस को कौन जनजाति ऐसी लगती है जो भारत के में एक कानून का पक्ष नहीं रखती हो। भारत के संविधान में निहित है कि देर सवेर भारतवर्ष के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और उत्तराखंड राज्य लागू करने वाला पहला राज्य बन रहा है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनकी पूरी जो उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी समिति उस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री को देगी और पहला राज्य होगा जो एक अच्छा जो कानून है उसको हम लागू करेंगे। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन हौसला और मेहनत बुलंद होनी चाहिए। जी हां, सीबीएसई बोर्ड में 12वीं की छात्रा गरिमा बिष्ट ने प्रथम स्थान पाया है। बता दें कि गरिमा के पिता का निधन कोविड-19 की सेकेंड वेव में हुआ था और ऐसी विपरीत परिस्थिति में बिना ट्यूशन के गरिमा बिष्ट ने ये मुकाम हासिल किया है। गरिमा बिष्ट के उत्साहवर्धन के लिए हिल्स डेवलपमेंट मिशन ने ऑफिसर ट्रांजिट हॉस्टल रेस कोर्स देहरादून में स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के कई बड़े अधिकारियों ने गरिमा बिष्ट को आशीर्वाद दिया, साथ ही चेक वितरित कर आर्थिक सहायता भी प्रदान की। मैं 10वीं में थी तो उस टाइम पे जब मैं 11वीं में जाने वाली थी तो मेरे पिताजी की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। उस कारण मुझे बहुत ज़्यादा शॉक भी लगा था, थोड़ा बहुत ट्रैजिक था। बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि अब हमें रिस्पॉन्सिबल बन जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी कि हम भले ही छोटे हैं, उस टाइम पे 10वीं में है, पर एक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली के टूवर्ड्स, अपनी मम्मी के टूवर्ड्स, अपने परिवार के टूवर्ड्स, उसको पूरी करें। और उस कारण मुझे इससे प्रेरणा मिली है कि मैंने 11वीं में भी अच्छा परफॉर्म किया था और 12वीं के बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म किया था, तो मुझे उससे प्रेरणा। देखो, इसकी उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव में इसके फादर की डेथ हो गई थी और इसके फादर जो है प्राइवेट जॉब करते थे। उनकी पारिवारिक स्थिति बड़ी ख़राब थी
और मान साहब जो दून इंटरनेशनल स्कूल के मालिक हैं, उन्होंने उनकी आधी फीस की थी। इस विकट परिस्थिति में भी उसने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से इस समय पूरे उत्तराखंड स्टेट को टॉप किया है। जो देहरादून रीजन है वो केवल 13 डिस्ट्रिक्ट के अलावा यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट भी है और उसमें उसने 98% मार्क्स प्राप्त करके पूरे स्टेट को गौरवान्वित किया है। तो ये हम सब का, समाज में रहने वाले लोगों का दायित्व तो बनता है कि ऐसे बेटे, ऐसी बिटियां जो आर्थिकी के कारण जो है उसकी प्रतिभा न छुप जाए। मैदानी क्षेत्र में बढ़ती तपिश के कारण पहाड़ों में चहल पहल बढ़ने लगी है। जोशीमठ प्रखंड की सीमांत द्रोणागिरी घाटी साहसिक पर्यटन के लिए जानी जाती है। इन दिनों द्रोणागिरी वैली में बागनी, खर्क, चंग बंग बेस कैंप, कलंका, गरुड़ पीक, ऋषिकुंड जैसे रोमांच भर देने वाले ट्रैकिंग डेस्टिनेशन पर पर्यटकों और ट्रैकिंग दलों की भरमार है। यहाँ उच्च हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बर्फ में चलने का रोमांच भी ट्रैकर्स को मिल रहा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू और देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका लाखामंडल पहुंची, जहां उन्होंने शिव मंदिर के दर्शन कर मंदिर में परिसर का भ्रमण किया। इसके बीच मुख्य सचिव ने पुजारी समिति से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रैन बसेरा और बारात घर बनाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंडल में आज जो है यहाँ पे जो है हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड के यहाँ पे आए हैं और देहरादून से जो है डीएम साहब भी यहाँ पे आए हैं, जिनके साथ जो पूरे एसडीएम, तहसीलदार, आपके पूरे स्टाफ जो है हमारे चौकी इंचार्ज लाखामंडल में थे। और हम पुजारी समिति लाखामंडल द्वारा जो है हमारे जो मुख्य सचिव है और डीएम साहब का जो है बड़े धूमधाम से हम लोगों ने जो ढोल दमाव के साथ स्वागत किया है और उन्होंने शिव मंदिर के दर्शन करे हैं। और समस्त महिलाओं ने, पूरे समूह के लोगों ने जो यहाँ पे एक मांग रखी है कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं परंतु यहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने जो एक ज्ञापन दिया है कि यहाँ पे जो एक धर्मशाला या रैन बसेरा बनाई जाए और उसके लिए जो ज़मीन हमारे गाँव वालों ने जो है दान दे रखी है और उसके लिए जो धन की व्यवस्था की जाए ताकि जो जल्दी से जल्दी जो धर्मशाला बन जाए, रैन बसेरा बन जाए। दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में पवित्र यंग क्लब और नगर खेल समिति के तत्वाधान में गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में नेपाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, लखनऊ, देहरादून सहित 16 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व खेल मंत्री, वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि दिनेशपुर एक बहुत छोटा सा शहर है। इतने छोटे से इलाके में अंतर्राज्यीय खेल कराना बहुत बड़ा कदम है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर गुलर भोज जलाशय को एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और इस प्रतियोगिता में 16 टीमें पूरे देश की, इसके अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की 2 टीमें हैं और अब की बार जो है पिछले साल की रनर टीम, कई टीमों को हमने यहाँ पे एंट्री दी है। पहली बार बंगाल की टीम यहाँ पे खेल रही है, फरीदकोट पंजाब की टीम यहाँ पे खेल रही है, उसके अलावा छतरपुर मध्य प्रदेश की टीम यहाँ पे खेल रही है। ये नई टीमें हैं इस टूर्नामेंट, IIT रुड़की, देहरादून, हरिद्वार, इसके अलावा कोटद्वार, सारी टीमें 16 टीमें हैं। कॉर्बेट FC जो कि पिछले साल की विजेता टीम थी और काशीपुर स्टेडियम इसके फाइनल उद्घाटन मैच यहाँ पे खेला जा रहा है। इस भव्य टूर्नामेंट की मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और जो कमेटी है, इस कमेटी के संरक्षक के रूप में हमारे यहाँ की जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं छोटी बहन सीमा सरकार, उन्होंने स्थानीय युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी टीम को लगाया और इस छोटे से इलाके में अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट फुटबॉल का करा के निश्चित ही बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बौर जलाशय है, गुलर भोज जलाशय है, हिंदुस्तान के मानचित्र पे इसका नाम आए और नंबर 1 पे आए और हम उत्तर भारत का नंबर 1 का पर्यटन केंद्र इसको बनाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।